हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 आईसीटी स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा एंड वर्ड लिमिट रहेगी 30 to 50 वर्ड्स। ठीक है। सो जो आपका लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न है वो यही है। आप अपने सैम्पल पेपर में चेक कर सकते हैं। सैम्पल पेपर में ब्लूप्रिंट गिवन होता है, वहां पर आपको पता चल जाता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So here is the first question, which one of the following is not a presentation software? यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से एक ऑप्शन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, वो आपको चूज करना है। सो यहाँ पर MS पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एंड गूगल स्लाइड्स ये सभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, वेयर एज लिब्रे ऑफिस कैल्क ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सो यहाँ पर हमें नॉट गिवन था, सो ये कीवर्ड्स आपको मिस नहीं करने हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट स्प्रेडशीट के लिए ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। सो यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट है अ वर्कबुक हैज़ 1 or more वर्कशीट्स, ये बिल्कुल सही है। देन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा कैन बी इजीली हैंडल्ड एंड मैनिपुलेटेड, ये भी बिल्कुल सही है। देन डेटा कैन नॉट बी इजीली रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म लाइक ग्राफ्स और चार्ट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जानते हैं कि स्प्रेडशीट के केस में हम ग्राफ और चार्ट्स यूज कर सकते हैं एंड डेटा को इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। देन बिल्ट इन फंक्शंस मेक कैलकुलेशन इजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, ये बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर हमें चूज करना था कि स्प्रेडशीट के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके। Then next question, in a spreadsheet software an arrangement of cells in a vertical manner is known as, vertical मतलब जब हम बात करते हैं एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तो वहाँ पर कुछ इस तरह से सेल्स होते हैं एंड यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मीन्स रोज बट वर्टिकल मीन्स कॉलम। तो यहाँ पर वर्टिकल मैनर की बात हो रही है, ऐसे सेल्स जो वर्टिकल मैनर में अरेंज्ड हैं सो उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप आंसर मेंशन कर रहे हैं इन केस ऑफ एमसीक्यू तो आप ऑप्शन नंबर के साथ आप उसका ऑप्शन भी मेंशन करेंगे। ठीक है। Then next question, which of the following is not an example of a spreadsheet? Spreadsheet का example कौन सा नहीं है ये बताना है। तो Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets ये सभी spreadsheet के example हैं, but OpenOffice Impress ये spreadsheet नहीं है, ये presentation software है। Okay, so the correct option is C. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है न्यू ब्लैंक स्लाइड ऐड करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कौन सी शॉर्टकट की होती है। सो ये होती है Ctrl+M। मैंने आपको ये सभी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो में समझाई हैं। वन शॉट वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सो आप वो वन शॉट वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, सभी वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हर एक चैप्टर के लिए। सो आप वन शॉट वीडियो से पढ़ें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, बिकॉज ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं वन शॉट वीडियोज़ में। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है टेक्स्ट को स्लैंट
या फिर इटैलिक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? सो यहाँ पर हम यूज करते हैं Ctrl+I। Then next question, a dash is a spreadsheet that has one or more worksheets. Means एक ऐसी स्प्रेडशीट जहां पर एक से ज्यादा वर्कशीट होती है उसे हम कहते हैं वर्कबुक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है स्प्रेडशीट की हेल्प से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। सो राइटिंग लेटर, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, एनालाइजिंग डेटा, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट 3 ऑप्शंस हैं ये सभी फंक्शंस हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, बट राइटिंग लेटर्स ये नहीं कर सकते बिकॉज लेटर्स लिखने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट का यूज करना होगा। डॉक्यूमेंट मीन्स आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then next question, a dash is a rectangle shaped box where the row and column meet. एक ऐसा rectangle shaped box जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं, या फिर एक ऐसा rectangle shaped box जिसमें हम टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला ये सभी चीजें एंटर करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सो इन दोनों का ही आंसर एक है, दैट इज सेल। एंड यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ इसलिए दिखाए हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि एक ही आंसर मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए कैसे हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। हम एक चीज को मल्टीपल डायमेंशन से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं कि सेल वो जगह है जहां पर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, एंड दूसरी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक ही चीज को मल्टीपल डायमेंशंस में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही क्वेश्चन घुमा कर दिया गया है बट उसका आंसर सेम है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। Then next question, how is a formula bar different from a name box in a spreadsheet? So यहाँ पर हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं एंड इस तरह से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्मूला बार के बारे में बताया है। जो भी हम टाइप करते हैं किसी भी एक्टिव सेल में वो हमें फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो जाता है, एंड या फिर हम डायरेक्टली अगर फॉर्मूला बार में एंटर कर रहे हैं तो वो हमें एक्टिव सेल में दिख जाता है, ठीक है। फॉर्मूला बार बेसिकली फॉर्मूला या फिर कोई भी डेटा एंटर करने के लिए यूज होता है एक्टिव सेल में, ठीक है। यहाँ पर नेम बॉक्स की बात करें तो नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है एंड इसकी हेल्प से हम एक्टिव सेल का एड्रेस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डायग्राम लगाया है। आपको एज सच एग्जाम में कोई डायग्राम नहीं बनाना है, बट आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया है, ठीक है। यहाँ पर ये है नेम बॉक्स एंड ये है फॉर्मूला बार, ठीक है। Then next question, briefly explain any 2 advanced features in a spreadsheet। यहाँ पर हमें स्प्रेडशीट के 2 एडवांस्ड फीचर्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कौन कौन से एडवांस्ड फीचर्स हैं स्प्रेडशीट में, जैसे कि डेटा को फिल्टर करना, सॉर्ट करना या फिर स्प्रेडशीट को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना। ये सभी एडवांस्ड फीचर्स हैं स्प्रेडशीट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कोई भी 2 डिफाइन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। आप कोई भी 2 डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया है फिल्टरिंग के बारे में। फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग के केस में हमारे पास जो डेटा है हम उस पर कोई भी क्राइटेरिया मींस कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जिसके बेसिस पर हमें सिलेक्टेड डेटा मिलता है। मतलब जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ 500 आइटम्स की लिस्ट है एंड मैं चाहती हूँ कि इनमें से सिर्फ उन्हीं आइटम्स की लिस्ट मुझे दिख पाए जिनका प्राइस 50 रुपीज से ज्यादा है। तो ये मैंने एक कंडीशन बताई है। तो जो भी आइटम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही आइटम मुझे लिस्ट में शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। तो ये किस वजह से हो पाया? ये हो पाया फिल्टरिंग की वजह से, बिकॉज फिल्टरिंग के केस में यहाँ पर वो टेम्परेरीली हाइड हो जाएगा डेटा जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग के केस में हम सेल्स को रीअरेंज करते हैं। मींस यहाँ पर अगर 500 आइटम्स हैं तो वो 500 ही रहेंगे, बस वो रीअरेंज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कम नहीं होंगे बट यहाँ पर सिर्फ वो रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ फिल्टरिंग वो कम भी हो सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते। और कम कैसे होंगे?
परमानेंटली डिलीट नहीं होते हैं, सिर्फ टेम्परेरीली हाइड होते हैं, ठीक है। Then next question, mention any two advantages of presentation software in digital presentation. So यहाँ पर आपको कोई भी दो एडवांटेज बताने हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के। देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से जब हम डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज यहाँ पर हम अलग अलग फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो बहुत ईजी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी दो एडवांटेजेस आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रो एंड अ सेल ऑफ अ स्प्रेडशीट। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे रो के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से स्प्रेडशीट में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वर्टिकल एंड कुछ हॉरिजॉन्टल। तो जब हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात करते हैं वो होते हैं रो, ठीक है। एंड जब वर्टिकल की बात करते हैं तो वो होते हैं कॉलम, ठीक है। तो जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली जितने भी अरेंज्ड हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी रोज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम सेल्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं, मतलब स्लीपिंग मैनर में अरेंज करते हैं, तब वो होती है रो, ठीक है। एंड रो को नंबर करते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम रो को नंबर देते हैं, ठीक है। देन सेल क्या होता है, सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। आप देख सकते हैं कि जहां पर एक रो और एक कॉलम मीट कर रहे हैं वही एक प्लेस, हम उसी को सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर इंटरसेक्शन जहां पर रो एंड कॉलम मीट करते हैं, हम उसी को कहते हैं सेल। और सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। एंड ये यूनिक कैसे बनता है, जो भी रो है उसका नंबर एंड जो भी कॉलम है उसका लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम लेटर को लिखेंगे और फिर रो नंबर को लिखेंगे, तो वो बन जाता है सेल एड्रेस, ठीक है। ये डिफरेंस है रो एंड सेल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा लेंदी लग सकता है एंड हो सकता है कि इसके लेंदी होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बिना पढ़े और बिना समझे ही लीव कर दें, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर आप इसे पढ़ेंगे तब। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं जहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी होती है एंड आप उस स्टेटमेंट को देखकर ही घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को लीव कर देते हैं। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आप एक बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, इतना टाइम आपके पास होता है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है। एंड जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, मिस्टर चौधरी वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ प्रोडक्ट टू हिज क्लाइंट्स। मतलब मिस्टर चौधरी को अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना है अपने प्रोडक्ट के वर्किंग के बारे में। तो इसके लिए उन्हें अपने ऑडियंस पर इम्पैक्ट बनाना होगा। तो इसके लिए उनके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है कि वो होममेड चार्ट्स यूज करें, मतलब खुद से चार्ट्स बनाएं एंड फिर डिस्प्ले करें। देन दूसरा क्या ऑप्शन है, मेक अ डिजिटल प्रेजेंटेशन, मतलब एक डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाई जाए कंप्यूटर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए एंड उसकी क्या एडवांटेज है, ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। हमें 3 पॉइंट्स देने हैं सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप होममेड चार्ट्स यूज करते हैं, आप उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं, नो डाउट, बट उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हर चीज़ आपको खुद से ड्रॉ करनी होगी, लिखनी होगी, आपको अलग अलग कलर्स यूज करने होंगे, राइट। बट इन केस ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन वो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई चेंज भी करना हुआ तो वो आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। साथ ही कलरिंग, एडिंग टेक्स्ट, ये सभी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं इन केस ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन। एंड जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑडियंस पर इम्पेक्ट करना है, इसका मतलब है कि ऑडियंस मतलब हो सकता है कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्लाइंट्स हों, राइट। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वही चीज हम यहाँ पर एडवांटेज में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट से यहाँ पर लिखेंगे, टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस, मेकिंग अ डिजिटल प्रेजेंटेशन यूजिंग अ कंप्यूटर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज मोर एडवांटेजियस
ठीक है। तो सबसे पहले हमसे यही पूछा गया था कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा एडवांटेजियस है, तो हमने वही बताया है पहले कि डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना ज़्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है। एंड फिर हमसे पूछा गया है वाई, तो हमें फिर वाई का आंसर देना है बिकॉज फिर हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हैज़ फीचर्स लाइक इमेजेस, वीडियोज, एनिमेशन एंड म्यूजिक। तो भले ही हम जो होममेड चार्ट्स हैं उसमें हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट वहाँ पर हम वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक ये सभी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। बट इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन हम ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर बेनिफिट है। देन इट कैन बी शोन टू मच लार्जर ऑडियंस बाय प्रोजेक्टिंग ऑन अ स्क्रीन। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लाइंट्स हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देंगे सो दैट वो बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखा पाए, ठीक है। देन इट कैन बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस। मीन्स अगर हमें ऑडियंस को इंडिविजुअली दिखाना है कि हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह से बनी हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम उसको प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हम प्रेफरेंस देंगे डिजिटल प्रेजेंटेशन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है वर्कबुक एंड वर्कशीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जब हम एक फाइल बनाते हैं उसी का दूसरा नाम होता है वर्कबुक। एंड वर्कबुक बेसिकली क्या है, जब हम एक ऐसी स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। तो आप एक टाइप से ये समझ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है डिफरेंस, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो बुक होती है उसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं, इसी तरह से वर्कबुक में डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। देन वर्कशीट क्या है, वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। मतलब जब हम सेल्स को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमें कलेक्शन दिख रहा है इस तरह से हमें ग्रिड लाइंस की फॉर्म में डिफरेंट सेल्स दिखते हैं, कॉलम्स, रोज दिखते हैं, राइट। जो हॉरिजॉन्टल मैनर में है वो क्या है, रोज हैं, जो वर्टिकल मैनर में है वो क्या है, वो कॉलम्स हैं, एंड ये सभी क्या है, ये सभी सेल्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, वर्कशीट, ठीक है। और एक या एक से ज्यादा वर्कशीट मिलकर क्या बनाते हैं, वर्कबुक, ठीक है। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट आपको इसको अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इवन यहाँ पर तो हिंट भी गिवन है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है मिस्टर अजय द क्लास टीचर ऑफ ग्रेड 12 हैज़ क्रिएटेड अ वर्कशीट। यहाँ पर एक वर्कशीट बनाई है क्लास टीचर ने टू स्टोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। मतलब हमें यहाँ पर मार्क्स स्टोर करने के लिए वर्कशीट यहाँ पर बनाई गई है। देन इन 3 क्लास टेस्ट CT1, CT2 एंड CT3, मतलब हमने 3 क्लास टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर स्टोर किए हैं जैसा कि एग्जाम्पल में गिवन भी है। सो यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है ये ध्यान से पढ़ने हैं और फिर अटेम्प्ट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वर्कशीट। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये वर्कशीट किस तरह से गिवन है। तो देखिए सबसे पहले ये सभी क्या है, ये सभी कॉलम हेडिंग्स हैं और ये सभी क्या है, ये सभी रो हेडिंग्स हैं, ठीक है। सो ये कॉलम एंड रो हेडिंग्स मैंने आपको इसलिए बताई हैं सो दैट आप ये चीज़ क्लियर रखें, इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह से हम सेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो सेल एड्रेस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को देखते हुए, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें रोल नंबर का कॉलम गिवन है, फिर नेम का कॉलम गिवन है, फिर CT1 के मार्क्स गिवन, फिर CT2 मार्क्स गिवन है और फिर CT3 मार्क्स गिवन है, ठीक है। फिर हमें एक कॉलम गिवन है टोटल, बट ये एम्प्टी है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं की गई है। फिर यहाँ पर एक सेल में टोटल लिखा हुआ है, सो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर CT1 के टोटल, यहाँ पर CT2 के टोटल एंड यहाँ पर CT3 के टोटल, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन CT3। मतलब हमें CT3 के टोटल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो CT3 के टोटल मतलब हमें यहाँ पर इन सभी मार्क्स का क्या करना होगा, सम करना होगा, राइट। हमें सभी को ऐड करना होगा। सभी को ऐड करने के लिए हम इन सभी पर सम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में हम सम फंक्शन अप्लाई करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू सिंबल के साथ, फिर यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं सम। इसके बाद ब्रैकेट्स में आपको ये बताना है कि आपको कौन से सेल्स का सम करना है, ठीक है। तो अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको यहाँ पर बताना होगा सेल एड्रेस, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेल, इस सेल का क्या एड्रेस है। तो देखिए सेल एड्रेस आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले चेक करना है उसका कॉलम हेडिंग, तो यहाँ पर कॉलम हेडिंग है ई। फिर आपको चेक करना है रो हेडिंग, तो यहाँ पर रो हेडिंग क्या है 4। इसका मतलब यहाँ पर इस सेल का क्या एड्रेस है E4, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें सभी का सेल एड्रेस लिखना होगा। आप यहाँ पर रेंज मेंशन करते हैं, ठीक है। तो रेंज हम किस तरह से मेंशन करते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर एंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे E4। इसके बाद यहाँ पर ये जो कॉलन हमने लगाया है इसका मतलब होता है 2। इसका मतलब है कि हम इस सेल से स्टार्ट करते हुए इस सेल तक जाएंगे, ठीक है। मतलब E4 से स्टार्ट करेंगे और फिर कहाँ तक जाना है, तो हमें इस सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। तो इस सेल का क्या एड्रेस है, अगेन कॉलम तो सेम है E, और इसके बाद रो हेडिंग क्या है 13। इसका मतलब अब हमें कहाँ तक जाना है E13 तक, ठीक है। सो यहाँ पर E4 से E13 तक ये हमें सम फंक्शन में अप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम, ये हमारा आंसर है ए ऑप्शन के लिए, ठीक है, ए पार्ट के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ धीरज। हमें यहाँ पर धीरज के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं एंड उसके बाद हमें परसेंटेज बतानी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है पहले। सो क्वेश्चन में बताया गया है परसेंटेज इज इक्वल टू total of marks in CT1, CT2 and CT3 divided by 0.90। अब आप कहेंगे कि मैम ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें एक नोट गिवन है, मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच क्लास टेस्ट इज 30 इन द अबव एग्जाम्पल। मीन्स यहाँ पर हमें पता है कि ये जो CT1 है इसके मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं, इसी तरह से जो CT2 है उसके भी 30 हैं एंड इसी तरह से CT3 के भी मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्या है, वो है 90, ठीक है। एंड आपको पता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी ऑब्टेन मार्क्स हैं अपॉन जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। मीन्स यहाँ पर कितने हो गए 90 एंड इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, राइट। सो यहाँ पर ये इससे कट हो जाएगा, राइट। एंड इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.9, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्टली 100/90 को क्या लिख सकते हैं 0.90, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, टोटल ऑफ मार्क्स इन CT1, CT2 एंड CT3, मतलब यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय 0.90, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल ऑफ मार्क्स इन CT1, CT2 एंड CT3, इन सभी का टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सम करना होगा, राइट। तो हम सम कौन से कॉलम्स का करेंगे या फिर कौन से सेल्स का करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले धीरज के मार्क्स की बात करनी है, तो इसलिए हम देखेंगे कि धीरज कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो मार्क्स गिवन है हमें उनका सेल एड्रेस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सा कॉलम है, ये है C9, राइट। ये C कॉलम है और ये जो हमारे पास रो है ये 9 है, ठीक है। तो C9 इसका एड्रेस है, देन ये क्या है, ये है E9, ठीक है। तो हमें C9 से लेके E9 तक सम करना है, मीन्स सम फंक्शन अप्लाई करना है, और फिर ये जो भी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करना है 0.90 से, ठीक है। तो फिर हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से क्या मिल जाएगी, परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके।
सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने आईसीटी स्किल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं एंड इसके बाद हम बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। शेड्यूल ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पर पोस्टेड है, आप चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 IT code 802, you can check the links given in the description. Bye everyone.